फॉर एवरी कर्व सरफेस, या आप ये कह सकते हो कर्व पाथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से लिखेंगे, इज वैलिड विद फाइनाइट वैल्यू। ये बात आपको ट्रू लगती है या फॉल्स लगती है? 100% ट्रू है। ठीक है। और जैसे मान लो अगर हमारे पास में कभी कोई कर्व सरफेस या कर्व पाथ या कर्व लाइन हो और हमको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना हो कि आप इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को ज्योमेट्रिकली निकालोगे कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक ये कर्व लाइन है, तो कहा गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैलकुलेट करके बताइए। तो एक रफ आइडिया होता है कि आप इस अधूरी कर्व पिक्चर को अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके पूरा कर लो। तो इस अधूरे सी कर्व पिक्चर को इमेजिनेशन से कंप्लीट करो। जैसे आप कंप्लीट करोगे तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो एक सर्कल होगी या फिर स्फेयर होगी। देखो अगर ये कर्व एक लाइन है तो जो ज्योमेट्री तैयार होगी वो क्या होगी? सर्कल होगी। अगर ये एक सरफेस है तो क्या बनेगा? स्फेयर बनेगा। तो इस तरीके से आप रफली ये बता पाओगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब जो ये सेंटर है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप डिटेक्ट कर पाओगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की सरफेस से जो डिस्टेंस होगी या जो कर्व लाइन से जो डिस्टेंस होगी वो क्या बनेगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक रफ आइडिया ले सकते हो। और वैसे अगर 100% ज्योमेट्री चाहिए, नहीं हमको तो अब बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन में जाना है, तो क्या तरीका है? तो आपके पास में जो कर्व है उस कर्व पर 3 पॉइंट ले लो, 1, 2 और 3। कोई भी 3 पॉइंट आप ले लो कहीं पर भी, और फिर इनको आपस में मिला दो। ये 2 लाइनें बन जाएंगे। और अब इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लो। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट करेंगे वो क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की सरफेस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या बन जाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन फिजिक्स में आपके पास में इतना टाइम तो होगा नहीं कि ये सारा काम किया जाए। तो रफ अप्रोच से ही आप सेंटर का पता लगा लीजिए और फिर सरफेस से या कर्व लाइन से जो डिस्टेंस होगी वो आपकी बन जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। बोर का मतलब होता है डायमीटर। तो हेडिंग डालिए आप। आज की क्लास की स्टार्टिंग करिए इन सारी इंफॉर्मेशंस के साथ। कैपिलरी ट्यूब, हेडिंग है आपकी कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब कॉमा करके कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी ट्यूब कॉमा कैपिलरी एक्शन, ब्रैकेट में कैपिलरिटी। कैपिलरिटी, कैपिलरी एक्शन को कैपिलरिटी भी कहते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है और कैपिलरिटी क्या होती है, इस पर बात करनी है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक ऐसे ट्यूब्स के बारे में आप सोचिए जिसका कि बोर बहुत नैरो हो। नैरो बोर का जो ट्यूब होता है वो क्या कहलाता है? कैपिलरी ट्यूब। एग्जाम्पल में जो आपके पेन की रिफिल है ना, वो कैपिलरी ट्यूब के इक्विवेलेंट है, क्योंकि उसका जो बोर है, उसका जो डायमीटर है वो क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। तो लिखेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट लिखें इसमें, ट्यूब विद वेरी नैरो बोर। वेरी नैरो बोर अंडरलाइन कर लेना। ट्यूब विद वेरी नैरो बोर, ट्यूब विद वेरी नैरो बोर is called capillary tube,
is called capillary tube, is called capillary tube. अब कैपिलरी एक्शन क्या है जरा इसको पहले समझ लें फिर लिख लेते हैं. जैसे हमारे पास में ये लिक्विड है, तो अगर हम किसी लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को डिप करें तो ट्यूब के जो आउटसाइड का लिक्विड लेवल है और ट्यूब के जो इनसाइड का लिक्विड लेवल है उस लेवल में डिफरेंस होता है. जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास में ये कैपिलरी है, वैसे तो बहुत नैरो बोर होता है लेकिन डिस्कशन में हमने कहा बहुत ज़्यादा बोर बनाया हुआ है, तो हमने इसको इसमें लिक्विड में डिप किया, तो डिप कर दिया. तो अब ट्यूब के बाहर लिक्विड लेवल ये है, लेकिन ट्यूब के अंदर जो लिक्विड लेवल है वो बाहर वाले लेवल से या तो ऊपर होगा या फिर क्या होगा, नीचे होगा. इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, इसको बोलते हैं कैपिलरिटी. व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब इमर्ज इनटू द लिक्विड, देन level of liquid outside the tube and inside the tube become different, and this phenomena is called capillary action, और इसी को आप क्या कहते हो, कैपिलरिटी. अब ये क्यों आती है तो उसके लिए डिस्कशन किया जाएगा. तो लिखें आप सेकंड नंबर पॉइंट में, when a capillary tube immersed into a liquid, when a capillary tube immersed into a liquid, when a capillary tube immersed into a liquid, then liquid levels outside and inside tube, liquid levels outside and inside tube become different. Liquid levels outside and inside tube become different. Full stop. This phenomena is called capillary action. This phenomena is called capillary action. ब्रैकेट में कैपिलरिटी. This phenomena is called capillary action, ब्रैकेट में कैपिलरिटी. कैपिलरी एक्शन ब्रैकेट में कैपिलरिटी. तो कैपिलरी एक्शन पर मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं कि वो जो लेवल है वो ऊंचा क्यों हो जाता है सराउंडिंग से, या फिर वो लेवल जो है नीचे क्यों हो जाता है सराउंडिंग से. तो सबसे पहले हम लोग एक लिक्विड को रिप्रेजेंट कर लें. ये कंटेनर में लिक्विड है, क्योंकि हमें डायग्राम आपके लिए बनाना है और आपसे डिस्कशन भी करना है, तो हम कैपिलरी ट्यूब काफ़ी वाइड बनाने वाले. ये हमारे पास में कैपिलरी ट्यूब है. और इस कैपिलरी ट्यूब की अपनी खुद की रेडियस होगी. तो मान लिया इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर यहाँ पर रेडियस ऑफ ट्यूब है. कैपिलरी ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर है. हमने इसको इसमें डिप कर दिया. जस्ट अभी डिप किया है. तो अगर कोई लिक्विड किसी सॉलिड के टच में आता है तो मेनिस्कस बनता है. तो मान लेते हैं कि जो लिक्विड इसके अंदर गया उसका मेनिस्कस ये है. पहले हम कॉनकेव लेके चल रहे हैं.
याद रखना कि मेनिस्कस कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, ये कहाँ से जज होता है? बाहर से, आउटसाइड से। इधर भी कुछ शेप होगा हल्का सा, और ये लिक्विड इसमें फिल किया गया है, फिल हो गया, स्पेस खाली था तो भर गया। अगर कैपिलरी ने डिप होने के बाद, अगर कैपिलरी लिक्विड में डिप होती है और लिक्विड जो है वो कैपिलरी के अंदर कॉनकेव वाला मेनिस्कस बनाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो कॉनकेव वाला मेनिस्कस अगर इसने बनाया है तो सोचने वाली बात है, ये मेनिस्कस हम इसको अलग से दिखा रहे हैं, तो मेनिस्कस के इस तरफ यानी कि नीचे ये एक पॉइंट है और मेनिस्कस के उस तरफ एक पॉइंट है। इस पॉइंट का एक परमानेंट कोई नाम दे देते हैं। चलो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का परमानेंट नेम है ए। और ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का नाम है बी। ये पॉइंट आपका बी है और ये ए है। तो किधर प्रेशर ज़्यादा होता है? कॉनकेव वाली साइड में हमेशा प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये बात पक्की है कि प्रेशर एट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। ये हम लोग बहुत ही अर्लियर सिचुएशन में, अर्ली स्टेज में, चैप्टर में ये समझ चुके थे बात को कि कॉनकेव साइड में हमेशा ही प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स वाला साइड। तो यहाँ पर बी पर जो प्रेशर है, चलो मैंने उसको लिख दिया P1, और जो ए पर प्रेशर है उसको हमने लिख दिया P2। इस लाइन को देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि P1 क्या है और P2 क्या है। बी पर जो प्रेशर है वो है P1 और जो ए पर प्रेशर है वो P2, और इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस बराबर क्या होता है? 2T/R। तो भाई ज्यादा प्रेशर जो है बी वाला है, दैट इज वाई P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2T/R। एंड व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए? इस मेनिस्कस के लिए जो बना हुआ है। तो ये जो मेनिस्कस बना हुआ है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? निकालना है। नहीं निकालना है तो कम से कम देख तो लिया ही जाए कि जो मेनिस्कस बना हुआ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो वही हमने अपना जो है रफ अप्रोच लगाया कि भाई इसको, ज्योमेट्री को पूरा किया, तो यहां कहीं पर हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। यही काम यहां पर भी करते हैं, ध्यान देना मेन डायग्राम में कि ये जो मेनिस्कस आया है इसका अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो जो रफ अप्रोच मैंने अभी आपकी आज की क्लास में बताई उसका अब आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है, तो यहां से लेकर के और यहां तक, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस तक जो डिस्टेंस होती है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना ये बात? बी को हम थोड़ा सा और पास लाते हैं, ये बी है। अब ध्यान देना, ये जो है आपका ये पॉइंट, देखिए ये कैपिलरी ट्यूब है ना, तो कैपिलरी ट्यूब में हम कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। तो ये जो है ये क्या बनेगा? उस क्रॉस सेक्शन का सेंटर। तो यहां पर मैं एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये जो क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है ये कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन है। तो अब कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन ये है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? कैपिलरी की रेडियस ऑफ कैपिलरी की रेडियस। तो कैपिलरी की रेडियस और मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इसको मैं क्या नाम दे दूं? इसको मैंने O नाम दे दिया। ठीक है, ये पॉइंट। उधर जो अलग से डायग्राम बना रहा हूं उसको भी अपडेट करता चलता हूं। ये है मेनिस्कस के जस्ट
इस तरफ वाला पॉइंट बी, ये मैंने कैपलरी का क्रॉस सेक्शन बनाया है और ये ओ पॉइंट है, ये कैपिटल आर है और ये क्या है, स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, फॉर्मिंग मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और स्मॉल आर क्या है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। ठीक, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? अगर है तो उसको निकाल लिया जाए। तो रिलेशन कैसे आएगा, टेंजेंट यानी कि कांटेक्ट एंगल से देखिएगा। ये रहा लिक्विड अंदर वाला, जो कैपिलरी के अंदर है लिक्विड, उसने सॉलिड को यहां टच किया है, तो मुझे टेंजेंट बनानी होती है अंदर की ओर, सॉलिड पर टेंजेंट अंदर की ओर, लिक्विड में अंदर की ओर। और अब मैं टेंजेंट बनाऊंगा किस पर, लिक्विड पर। ये देखो लिक्विड अवे फ्रॉम द सॉलिड, तो ये आपका हो गया कांटेक्ट एंगल थीटा। ठीक है, ये बात। जो अलग से डायग्राम बना रहे हैं उसको भी फॉलो करते हैं। ये वाली टेंजेंट मैंने वहां पर भी बना दिया। अब देखिए, ये अगर थीटा है, ये वाला एंगल थीटा जा रहा है, ये है थीटा। याद रखना, ये वाला एरो टेंजेंट है लिक्विड पर, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट है, टेंजेंट किस पर है, ये टेंजेंट किस पर है, मेनिस्कस पर है। तो मेनिस्कस की टेंजेंट मेनिस्कस के रेडियस से क्या बनाएगी, 90 बनाएगी। तो मेनिस्कस का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो ये 90 होगा। ये देखो आपका ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, चलो एम, और इसका पॉइंट डाल देते हैं एम। ठीक है, इतनी बात। डायग्राम को थोड़ा सा और अपडेट किया जाए, जो मीनिंगफुल डायग्राम हमारे लिए बनने का, ये एन है और ये ओ है, ये एम है और ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये टेंजेंट है, और ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। ये पूरा क्या है, 90, तो ये कितना आ गया, थीटा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो अब हम ट्राइंगल देखें, तो ट्राइंगल है आपका OMN, तो उसमें अगर हम cos थीटा अप्लाई करें तो cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन OM, सॉरी MN। तो cos थीटा इज इक्वल टू ON क्या है, स्मॉल आर, MN क्या है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर बाई cos थीटा। एंड ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी जो कैपिलरी होगी वो तो आपको दी जाएगी, तो उसका जो बोर है, उसका जो डायमीटर है, उसका जो रेडियस स्मॉल आर है, वो हमें पता होगा। और मेनिस्कस तो उसी समय फॉर्म होगा जब तुमने ये एक्शन किया होगा। तो देखिए, कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर्मिंग मेनिस्कस का, वो आप स्मॉल आर और थीटा की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वाई कैपिलरी एक्शन टेक प्लेस, क्यों जो है कैपिलरी में जो लेवल होता है वो सराउंडिंग लेवल से ऊपर हो जाता है और नीचे हो जाता है, वो अभी डिस्कशन बाकी है। बट ये सारा काम उसी का पार्ट है, तो पहले आप इतना नोट करिए। डायग्राम परफेक्शन के साथ बनाइएगा। देखो मैंने कितने डायग्राम बनाए हैं, 1 2 3 4 5। तो बेहतर रिस्पॉन्स के लिए डायग्राम आप जो है बढ़िया से बनाइएगा। कहाँ पे ए लिखा है, कहाँ पर बी लिखा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। हेडिंग अगर आपको लिखनी है तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन, ये हेडिंग होगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन। हेडिंग होगी आपकी एक्शन ऑफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन। इस हेडिंग में ये सारा डायग्राम बनाने वाला काम पूरा करिए।
देखिए उसी डायग्राम को एक बार फिर से हमने काउंट किया हुआ है, लेकिन इसके पहले जो डायग्राम था उसमें बहुत सारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी था। तो वही कैपिलरी है जो कि लिक्विड में डुबो दी गई है, और हम ये सोच के चल रहे हैं कि जैसे ही डिपिंग सिचुएशन हुई है, एट द जस्ट डिपिंग इसके अंदर एक मिनिस्कस फॉर्म हुआ है जो कि कॉन्केव है। इसके इस तरफ पॉइंट ए है, इस तरफ बी पॉइंट है। ए पर जो प्रेशर है और जो बी पर प्रेशर है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ए पर प्रेशर हमने P2 लिया है और बी पर प्रेशर P1 लिया है, और अपने पास कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि हमेशा कॉन्केव वाली साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो P1 ग्रेटर देन P2, और जो डिफरेंस होता है वो 2T/R, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस मिनिस्कस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल R, वो कैपिलरी की रेडियस के साथ किस तरीके से रिलेट होता है वो काम हम लोग कर चुके हैं, और ये आ चुका है, ये रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए इसी सिचुएशन में हमने एक पॉइंट लिया है J लिक्विड के जस्ट नीचे, और एक पॉइंट लिया है K लिक्विड के जस्ट ऊपर, और ये उस जगह पर हमने लिया जहां पर लिक्विड लेवल कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, कोई ना कॉन्वेक्स था ना ही कॉन्केव था। कॉन्वेक्स और कॉन्केव तो तब होगा ना जब कभी लिक्विड सॉलिड के साथ क्या करता है, कांटेक्ट। तो जो ये वाला लिक्विड आप देख पा रहे हो, ये तो यहां पर तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। तो अगर फ्लैट सरफेस है इसका मतलब है कि जो प्रेशर K पर होगा वही प्रेशर क्या होगा, J पर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए हम निकालना चाहते हैं सबसे पहले A पर प्रेशर, और A पर प्रेशर तुमने क्या लिया है, P2। तो भाई P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 माइनस 2T/R। ठीक है ये बात। P2 इज इक्वल टू P1, देखो भाई P1 प्रेशर कहाँ था, B पर, और B ये रहा, तो ये B कहाँ पर है, एयर में है ना। तो B पर जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो P1 का मतलब हो गया P ATM, और माइनस का 2T/R, ये हमने निकाल दिया प्रेशर एट A। क्लियर है ये बात। तो ये आ गया प्रेशर एट A, और वो हमने निकाला है तो आया है P ATM माइनस का 2T/R, ये A पर प्रेशर आया है। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। चलते हैं इस लेवल पर जहां पर लिक्विड जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और इसके नीचे जस्ट J पॉइंट है, ऊपर K पॉइंट है। तो प्रेशर एट J इज इक्वल टू प्रेशर एट K, क्योंकि अगर फ्लैट सरफेस है तो यानी इधर का प्रेशर बराबर उधर का प्रेशर, तभी फ्लैट सरफेस हो सकता है। तो यहां पर प्रेशर एट J इज इक्वल टू हो गया प्रेशर एट K यानी P ATM, क्योंकि K वाला पॉइंट भी कहां पर है, एटमॉस्फेयर पर है। तो K पर जो प्रेशर होगा वो ATM प्रेशर के बराबर होगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। जल्दी से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 1 में A पर प्रेशर है, इक्वेशन 2 में J पर प्रेशर है। कहाँ प्रेशर ज़्यादा है? इक्वेशन 1 में प्रेशर A पर है और इक्वेशन 2 पर प्रेशर J पर है। प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर है? J पर ज़्यादा है। तो भाई ये वाला जो जोन है वो हाई प्रेशर पर है और ये कहाँ पर है? लो प्रेशर पर है। तो लिक्विड हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई से लो। और इसी वजह से जो लिक्विड है वो प्रेशर की इस वेरिएशंस की वजह से ये हाई प्रेशर वाला लिक्विड भागेगा किस तरफ? लो प्रेशर में। सिमिलरली इधर से भी भागेगा। अब जब ये लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर भागेगा तो कैपिलरी में लिक्विड इंसर्ट करेगा तो फिर लेवल क्या होगा? ऊपर होगा। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 प्रेशर एट J greater than
pressure at A, so flow of liquid take place from HP means high pressure to low pressure, and liquid rises up in capillary ट्यूब। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि आखिर ये लेवल बढ़ेगा क्यों, और फिर सिचुएशन कुछ ऐसी भी आएगी कभी कभी लेवल क्या होता है नीचे गिरता है। तो फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेवल बढ़ेगा क्यों। तो अब ये लिक्विड अंदर आने लगा तो क्या हो जाएगा, अब जब ये लिक्विड इसके अंदर जाएगा मान लेते हैं ये लिक्विड अप होकर के यहां तक ऊपर आ चुका है। लिक्विड तो ऊपर चला गया लेकिन ए पॉइंट तो अपनी जगह पे ही है ना, तो ए पॉइंट ये है भाई, ए पॉइंट तो अपनी जगह पे ही है। ये बात समझ में आ रही ना, ए पॉइंट तो हमने यहीं इसी जगह पे लिया था ना, और लिक्विड ऊपर उठ गया है। सपोज कर लेते हैं ये एच ऊंचाई तक लिक्विड ऊपर चला गया है, इसके बाद जो है लेवल जो है वो क्या हो गया फिक्स, यानी अब जो है कोई मेंटेन ऑफ हाइट नहीं है। तो अब एच लेवल चढ़ने के बाद, एच लेवल लिक्विड का ऊपर होने के बाद अब जो है लेवल स्टॉप हो चुका है। तो अब ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका जे पॉइंट है और ये आपका के पॉइंट है। एच हाइट चढ़ने के बाद देखा लेवल स्टॉप हो गया। तो इससे तो ये मैसेज आता है कि अब ए पर जो प्रेशर है और जो जे पर प्रेशर है वो कैसा है, सेम है। यही इंफॉर्मेशन तो मिलती है। तो लेट एच हाइट ऑफ राइजिंग लिक्विड है इन इक्विलिब्रियम, कि एच हाइट राइज करने के बाद अब वो बंद हो गया राइज करना। तो इससे तो ये इंफॉर्मेशन आती है कि लेट एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ राइजिंग लिक्विड इन इक्विलिब्रियम मीन्स कि अभी जिस वजह से ये राइज कर रहा था वो वजह ये थी कि जे आपका हाई प्रेशर था, ए आपका लो प्रेशर था। लेकिन अब अगर राइजिंग बंद हो गई यानी कि ए और जे पर जो प्रेशर है वो क्या हो गया, बराबर हो गया है। तो यहां पर प्रेशर एट जे इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहां तक कहीं कोई दिक्कत हो बता दो। आइए नोट करिए यहां तक पहले। तो इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि प्रेशर एट जे इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, तभी तो फ्लो रुक गया है और ये हाइट आपकी कांस्टेंट हो चुकी है। तो अब आप ध्यान से चीज़ों को समझिए। जे पर जो प्रेशर है तो ये रहा जे, जे पर प्रेशर किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक, के मीन्स एटमॉस्फेरिक ना। स्टॉप राइटिंग ध्यान दीजिए अब आगे। तो प्रेशर एट जे हो गया पी एटीएम, और ए पर प्रेशर पहले क्या था, ये इस हाइट से पहले, इस हाइट से पहले ए पर प्रेशर क्या था, P2। तो अब ए पर प्रेशर है P2 और इतनी हाइट और मेंटेन हो गई। तो जब ऊपर हाइट मेंटेन हो जाएगी तो प्रेशर और कितना आ जाएगा, HDG। ये याद है ना कि भाई अगर इस ए से H ऊंचाई तक लिक्विड भर गया है तो इसका जो है प्रेशर ए पर काम करेगा। तो H हाइट वाला लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा ए पर, HDG। H मीन्स हाइट, D मीन्स डेंसिटी और G मीन्स ग्रेविटी। तो ए पर पहले प्रेशर P2 था लेकिन अब क्या हो जाएगा, P2 प्लस HDG। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है ना।
तो अब ए पर प्रेशर हो जाएगा P2 प्लस HdG, जहां पर D फॉर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, यहां पे आया PATM। अब P2 की वैल्यू क्या है, PATM माइनस 2T/R प्लस का HdG, क्योंकि P2 इज इक्वल टू आपने इस पूरे डिस्कशन में निकाला हुआ है PATM माइनस का 2T/R। भाई ए पर क्या खास है, ए से H हाइट की लिक्विड जो है मेंटेन हुई है, तो ये इस पर प्रेशर डालेगी, तो ए पर जो प्रेशर पहले था वो तो था ही, अब ये HdG एक्स्ट्रा आ गया, और इसी एक्स्ट्रा ने ए को जो है इतना स्ट्रांग बना दिया है, इस तरीके से सेट कर दिया है कि उसने जे के साथ क्या कर ली है, बराबरी कर ली है। तो देखिए जो कैंसिल होने वाले टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या टर्म कैंसिल होगा, ATM प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस का 2T/R प्लस का HdG, जहाँ पर D क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड H लिखा हुआ है पहले उधर, हाइट ऑफ राइजिंग लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, ये इधर आ गया 2T/R HdG 2T, एंड व्हाट इज कैपिटल R, फॉर्मिंग मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कैपिटल R बराबर क्या है, R बाई कॉस थीटा। भाई कैपिटल R बराबर है स्मॉल r बाई कॉस थीटा, वेयर स्मॉल r इज ए मेजरेबल वैल्यू। इजी वे में आपको जो है कैपिलरी की रेडियस दी जाएगी, यहाँ पे आ गया R बाई कॉस थीटा, ये आ गया HdG, तो ये हो गया 2T कॉस थीटा बाई R इज इक्वल टू HdG, यहाँ से H की वैल्यू आ गई 2T कॉस थीटा अपॉन RdG। तो ये जो हाइट मेंटेन होती है, क्यों मेंटेन होती है ये भी डिस्कस कर दिया गया है, और कितनी मेंटेन होती है ये भी डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, H फॉर मेंटेनिंग हाइट, R इज ए रेडियस। अब देखो यहाँ से पता चलता है कि अगर रेडियस कम होगी, आप वैसे भी कैपिलरी का मतलब होता है नैरो बोर, लेकिन अगर R को आप और कम करोगे तो कंपैरेटिवली हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये रिजल्ट आपका आ गया है, उस सिचुएशन में आया है जब कैपिलरी को आपने लिक्विड में डुबोया और उसके अंदर का जो मेनिस्कस था वो कैसा था, कॉनिकेव, तो राइजिंग सिचुएशन में ये निकल के आया है, नोट करिए। H यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो शुरू से अगर आप देखें तो बिगिनिंग से आप देख रहे थे तो थीटा जो एंगल बना था वो कैसा था, 90 से कम था, और कॉस की वैल्यू अगर कॉस में 90 से कम एंगल होगा तो कॉस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो H यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव H का मतलब हो गया राइज करना, नेगेटिव H का मतलब फॉल करना, डाउन कर जाना। कैपिलरी एक्शन का वो वाला पार्ट करते हैं जिसमें मेनिस्कस जो है वो कॉन्वेक्स रहे। कैपिलरी एक्शन अभी हमने किया था कॉन्केव के लिए, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स। तो ये वाटर लेवल हो गया, कोई भी लिक्विड हो सकता है, नथिंग से स्पेशल, तो ऑलवेज कंसीडर वाटर। इसमें आपने कैपिलरी को डिप किया तो जो मेनिस्कस फॉर्म हुआ वो ये है। ये मेनिस्कस फॉर्म हो गया। तो कोशिश करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स आपने कॉनकेव वाले में किए हैं, जो जो सिंबल आपने वहाँ यूज़ किए वही सब यहाँ रखें, तो फ़ायदा ये होगा कि अगर एक तैयार है तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो देखो कॉनकेव वाले केस में जो अंदर की तरफ पॉइंट था मेनिस्कस के अंदर की तरफ, उसका नाम क्या था, ए, तो यहाँ पर भी ये ए है, और मेनिस्कस के जो बाहर था वो बी, यहाँ पर भी बी है। ठीक,
और ये हमें पहले से ही पता हो चुका है कि कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल आर बाई कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, कॉन्टेक्ट एंगल है। तो यहाँ पर ये हमारी जो है बचत हो गई, ये डेरिवेशन हमको नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ पर भी आता है। तो अब आप देखिए कि भाई ए पर जो प्रेशर है, प्रेशर एट ए ग्रेटर होगा प्रेशर एट बी। बोलो कौन सा फंडा, कॉन्केव साइड का प्रेशर हमेशा ही ज्यादा होता है कॉन्वेक्स से। तो ए पर जो प्रेशर हमने कॉन्केव वाले में लिया था, क्या लिया था, P2। देख लेना, उसी से ही बिल्कुल आपको जो है आगे मूव करना है। ए पर प्रेशर P2 लिया था और बी पर प्रेशर क्या ले लिया, P1। तो यहां से P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2T बाई कैपिटल आर। एक बार मुझे श्योर कर लो कि मैंने कॉन्केव वाले केस में ए पर प्रेशर P2 लिया है, पक्का ना। आपके फायदे के लिए है कि एक तैयार करोगे तो रिजल्ट तैयार रहेंगे। तो P2 बराबर हो गया P1 प्लस 2T बाई आर। तो यहां से P2 इज इक्वल टू, P1 इज व्हाट, बी पर प्रेशर, और बी पर प्रेशर आपने P1 लिया है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये आ गया P ATM और प्लस का 2T बाई आर। ठीक है ये बात। अब उस लेवल से कंपेयर किया जाए जहां पे फ्लैट सिचुएशन है। तो ये रहा आपका J और ये रहा K, ठीक। तो ये लेवल आपका एकदम फ्लैट है। अभी इक्वेशंस पे जाने से पहले फाइनल लिखें P2। P2 इज व्हाट, प्रेशर एट ए। तो P2 है प्रेशर एट ए इज इक्वल टू आ गया है P ATM प्लस का 2T बाई आर, इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं J और K के लिए। तो प्रेशर एट J इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर एट K, ठीक है ना बात ये। तो प्रेशर एट J इज इक्वल टू हो गया P ATM, क्योंकि K तो बाहर की तरफ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ चेक द सिचुएशन, कहां पर प्रेशर ज्यादा है, ए पर या J पर। देखो ए पर प्रेशर है ATM प्लस 2T बाई आर, और यहां पर क्या है, केवल ATM। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 1 and 2, प्रेशर एट A ग्रेटर देन प्रेशर एट J, so flow of liquid take place from capillary to आउटसाइड, कैपिलरी से आउटसाइड की तरफ चलेगा। तो जब ये हाई प्रेशर पर हो गया और ये लो प्रेशर पे सराउंडिंग हो गया, तो यहां से लिक्विड निकलेगा और इधर जाएगा, ठीक है ये बात। तो फिर इससे जो है लेवल क्या होगा, नीचे आएगा। तो किसी ना किसी सिचुएशन पे जाके मान लेते हैं कि लेवल इतना नीचे आकर के रुक गया है, तो उस H को भी निकालेंगे। करिए इतना काम पहले। तो जैसे ही आपने ये क्लियर किया कि ए पर प्रेशर अब की बार J से ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से लिक्विड फ्लो करके बाहर जाने लगेगा। तो सपोज कर लिया कि ये सिचुएशन जब मेंटेन हुई तो लेवल जो है वो नीचे आने लगा और H लेवल H हाइट तक नीचे आ गया। H गहराई बोल लो, तो ये H डेप्थ नीचे तक आ गया और फिर इसके बाद स्टॉप हो गया। अब जब इसके बाद ये स्टॉप हो गया तो A पर प्रेशर ज़्यादा था, सिचुएशन अभी आपने इक्वेशन 1 और 2 का देखा,
तो ए पर प्रेशर ज़्यादा था, जे पर कम था, तो लिक्विड फॉल करने लगा, नीचे गिरने लगा। मान लेते हैं कि एच डेप्थ लेवल जो है एच गिर करके इक्विलिब्रियम आ चुका है। लेट एच बी द हाइट या डेप्थ जो भी आप कहना चाहें ऑफ द लिक्विड फॉल इन इक्विलिब्रियम। और एच गहराई तक लिक्विड जब फॉल कर गया है उसके बाद फिर ये स्टॉप हो गया है। तो ये देखिए लिक्विड का मेनिस्कस है, इसके नीचे जस्ट एम पॉइंट है और अब जो है फॉलिंग रुक गई है, यानी कि एम पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर कितना होगा जे पर। तो लिखा हुआ है प्रेशर एट एम प्लस बराबर प्रेशर एट जे। एम पर प्रेशर कितना था, एम पर प्रेशर कितना होगा, तो एम पर प्रेशर क्या होगा, अगर हम देखें ये सोच करके चलें कि ये हाइट एच का लिक्विड मेंटेन है तो एम पर प्रेशर कितना होगा, पी ए टी एम प्लस 2T बाई आर प्लस एच डी जी। भाई अगर ये सोच के चलो कि एम के ऊपर जो ये एच हाइट का लिक्विड है वो अभी बना हुआ है, वो अभी निकला नहीं है, तो एम पर प्रेशर होगा पी ए टी एम प्लस 2T बाई आर और प्लस का एच डी जी, यही तो होगा। लेकिन ये एच हाइट का लिक्विड हट चुका है तो अब प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस का एच डी जी। तो वही एम पर जो प्रेशर है वो यहाँ पर लिख दिया गया। पी ए टी एम से पी ए टी एम कैंसिल हो गया, 2T बाई आर इज इक्वल टू एच डी जी। कैपिटल आर जो फॉर्मिंग मेनिस्कस है दैट हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। तो ये रिजल्ट आपको कॉनकेव वाले केस में मिल चुका है, हमेशा के लिए वैलिड है। फिर यहाँ से आपको मिला h बराबर 2T cos थीटा अपॉन आर डी जी। डी फॉर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस था तो यहाँ का जो थीटा है वो 90 से ज़्यादा होगा, तो ये कॉस थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल को सपोर्ट करेगा, कॉस थीटा निगेटिव आएगा, तो h की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, जो कि इंडिकेट करेगी ये राइज नहीं है, ये क्या है, फॉल है। नोट कर लीजिए।